बच्चों, मैं हूं दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाम है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले केमिस्ट्री यानी साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से हैं वो 2 चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप डायरेक्ट दे सकते हैं। बायो के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल एंड टिश्यूज। ये 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां पर केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, तभी ये लेक्चर आपका समझ में आएगा। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 3। तो ये चैप्टर है 3, सब्जेक्ट है साइंस, ब्रांच है केमिस्ट्री, क्लास है 9th एंड सेशन है 2024 एंड 25 और टीचर है दिवाकर सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर 9th की केमिस्ट्री। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहां पर एक लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उसको पहले मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं। उसके बाद आज फ्रेश टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना? तो चलिए पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो एटम की भैया हिस्ट्री है, एटम्स की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या हिस्ट्री रही है। जो पहले जब साइंस इतना एडवांस नहीं था तो इंडियन फिलोसोफर्स क्या बोलते थे, जैसे महर्षि कनाद ने बोला कि जो हमारे चारों तरफ की चीजें होती है उनको इन्होंने पदार्थ बोला, और जिन चीजों से मिलकर के बनती है उसको इन्होंने परमाणु बोला। क्या बोला? परमाणु बोला। ठीक है, तो ये बेसिक जो है इनकी थ्योरीज थी। इंडियन फिलोसोफर्स आए, पकुधा, कात्यायमा, इन्होंने बोला था कि भाई ये जितने भी परमाणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये हमें कंबाइन होकर के बहुत सारी फॉर्म्स देते हैं। किसकी? मैटर की। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स आए, डेमोक्रिटस आए, ल्यूसिपस आए। इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करने चले जाएंगे, अगर हम मैटर को तोड़ेंगे 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 तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आगे डिवाइड ही नहीं होगा। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया एटम। तो जो ये एटम वर्ड है ये बेसिकली एटोमोस से आया है, एक ग्रीक एडजेक्टिव से आया है जिसका मतलब होता है अनकटेबल यानी कि अनडिविजिबल, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया। बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पर डिस्कस करी हैं। एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एटम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है दैट इज एटम, और जो आपके कंपाउंड की स्मॉलेस्ट एंटिटी है दैट इज मॉलिक्यूल। तो इनको बहुत डिटेल से हमने समझा था। एटम्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। यहाँ पर एटोमिसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो किसी भी एटम, कोई भी एलिमेंट होता है उसमें जो एटम्स कितने नंबर होते हैं एटम्स के, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन आपका H2 की फॉर्म में होता है तो डाई एटोमिक, ऑक्सीजन H2 की O2 की फॉर्म में होता है तो डाई एटोमिक, है ना। ओजोन आपका O3 की फॉर्म में होता है तो ट्राई एटोमिक, उससे ज्यादा होगा तो पॉली एटोमिक, जैसे P4 टेट्रा एटोमिक हो गया, S8 आपका ऑक्टा एटोमिक हो गया। तो सल्फर S8 की फॉर्म में होता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में होता है। तो यहां पर ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। मॉलिक्यूल क्या होता है इसको हमने अच्छे से समझा था, कंपाउंड क्या होता था इसको भी हमने अच्छे से समझा था। यहां पर एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको बच्चों 1 से लेकर के और 20 तक यानी कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद कर देने हैं ताकि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में आपको आसानी हो। ठीक है ना। तो इनको सिंबल के साथ आपको याद करना है। इसको भी मैंने पिछली क्लास में अच्छे से आपको बताया था। ठीक है। अब यहां पर हमको पता है कि भाई ये हमारा आज का फ्रेश टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी भाई, है ना। तो हमको पता है जो मैटर होता है ना वो जिन पार्टिकल्स से मिलकर के बनता है उन्हीं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पर मैटर की प्रॉपर्टीज क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे आपका क्या होता है, आपकी ईंट होती है तो ईंट से आपकी दीवार बनती है, ब्रिक से क्या बनती है, दीवार बनती है। तो ईंट जितनी मजबूत होगी दीवार उतनी मजबूत होगी, ईंट अगर कमजोर होगी तो दीवार कमजोर होगी। तो दीवार की जो स्ट्रेंथ है वो ईंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रही है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी ईंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रही है। तो कोई भी चीज जिस चीज से मिलकर के बनती है वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, उसके गुणों पर, उसकी विशेषताओं पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो यहां पर आपके 2 साइंटिस्ट आए, लेवोजियर और प्राउस्ट।
इन्होंने यहां पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। तो यहां पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो तरह के हैं हमारे पास। पहला है बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, तो इन दो लॉज को हमें डिटेल से पढ़ना है। तीसरा भी एक लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करके, तो उसको आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। यहां पर आपको केवल दो लॉज पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो आइए क्या कहते हैं भैया ये लॉ। इन लॉज को समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की केमिस्ट्री का जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं कि मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, सबसे पहले यह समझिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है 1774 में लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना इसको आप क्रिएट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हो गया, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स होता है वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। मतलब प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के बराबर होता है। अभी प्रोडक्ट क्या होता है, ये रिएक्टेंट क्या होता है, इसको हम अभी समझाते हैं आपको। वैसे जब आप 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वहां पर इन सब चीजों को बहुत डिटेल से समझाया गया है। लेकिन यहां पर जितनी चीजें की जरूरत है समझने के लिए वो चीजें तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है ना, तो आपको यहां पर टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी ये समझ लीजिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से एक केमिकल रिएक्शन बनती है। केमिकल रिएक्शन को कराने वाली जो चीजें होती है ना उनको रिएक्टेंट बोलते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने चाय बनाई तो चाय एक प्रोडक्ट है, लेकिन चाय में जो आपने इंग्रेडिएंट यूज किए, जैसे आपने पानी यूज किया, दूध यूज किया, शुगर, चीनी यूज करी, इन तीनों चीजों को मिलकर के आपकी चाय बनी, है ना। तो चाय प्रोडक्ट है और उसमें पानी, दूध और चाय पत्ती और चीनी जो आपने डाली, ऐड करी, वो उसके रिएक्टेंट है। तो उन्होंने रिएक्शन करके एक नई चीज बनाई, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का जो टोटल मास होता है ना वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होता है। इसका मतलब होता है कि देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है ना तो वहां पर कोई चेंज नहीं आता है मास में, कोई चेंज नहीं आता मास में। ऐसा आप समझिए, आप ऐसा समझिए जैसे A प्लस बी है, A प्लस बी है, इन्होंने क्या दिया, ए बी दिया। अब ये एक केमिकल रिएक्शन है मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये ए और बी क्या है, आपके रिएक्टेंट हैं और ये ए बी जो बना है ये प्रोडक्ट है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों की रिएक्शन से हमें एक प्रोडक्ट मिला ए बी। ठीक है, अब मान लो ए का जो मास है वो 2 ग्राम है। कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। और बी का जो मास है वो भी कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। तो 2 + 2 = 4 ग्राम। टोटल कितना है, 4 ग्राम। तो जब यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा तो इसका जब आप टोटल मास निकालोगे तो ये भी कितना निकलेगा, 4 ग्राम निकलेगा। मतलब रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। ये कौन सा लॉ आपको समझाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाता है। समझ आया, आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अब यहां पर देखिए, जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन है बच्चों, है ना, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अभी आप ये भूल जाइए कि ये क्या है, ये एरो क्यों लगा रखा है यहां पर, ये फॉर्मूले किस चीज के, इनको भूल जाइए। ठीक है, अभी आप ये समझिए जो ये एरो लगा हुआ है ना बीच में, ये एरो, तो ये एरो से इस साइड का जो पोर्शन है ये है आपका रिएक्टेंट और इस साइड का जो पोर्शन है ये है आपका क्या, प्रोडक्ट। तो यहां पर तो एक ही रिएक्टेंट है और यहां पर प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकते, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो ये पूरा एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऊपर मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है और नीचे मैंने नाम लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट एक चीज है, एक सब्सटेंस है, एक मैटर है। इसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3।
जब हमने इसको हीट किया, मतलब जब हमने इसको गर्म किया, तो ये डिकम्पोज हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया, किसमें? CaO प्लस CO2 में ये टूट गया। तो ये क्या है? आपके प्रोडक्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये टूटता है, और टूट करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर अगर आप देखो केमिकल रिएक्शन बोलते किसको है? केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी ना प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से अलग होती है, एक नई चीज बनकर के तैयार हो जाती है। यहां पर इसको जैसे आप खाना खाते हो ना, तो खाना जब आपके पेट में जाता है तो क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, ये भी एक रिएक्शन है। फलों का पकना भी एक रिएक्शन है। कैंडल अगर जल रही है तो वो भी एक रिएक्शन है। लोहे पर जंग लग रहा है तो वो भी एक रिएक्शन है ना। तो लोहा जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर, तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को करवाने वाली जो चीजें होती है उनको बच्चों हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो उस केमिकल रिएक्शन में बनने वाली चीज होती है, प्रोड्यूस होने वाली चीज होती है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरा समझाने का इतना मतलब है आपको कि यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए जरा, आपका जो यहां पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में आपको क्या क्या दिख रहा है? कैल्शियम दिख रहा है, ठीक है ना। क्या क्या दिख रहा है आपको? कैल्शियम दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, और आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें दिख रही है। अब यहां पर जो कैल्शियम है, इसका जो मास होता है, अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, आगे जो इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स हैं उनके मास को मैं बता दूंगा आपको, वो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे। कैल्शियम का जो मास होता है ना, वो होता है 20 म्यू, 20 यू, ये स्मॉल यू जो लिख रहा हूं ना, ये मास की यूनिट हो गई। कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 यू, कितना होता है? 12 यू। और ऑक्सीजन का जो मास होता है कितना होता है? 16 यू। तो यहां पर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 16 इंटू मैंने 3 कर दिया, तो 16 इंटू 3 अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो 48 मेरे पास टोटल एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 3 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। समझ आया ना। अब जब इनको मैं टोटल ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल कितना आएगा? 100 ग्राम आएगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया, जिसमें 20 किसका है? 20 आपका कैल्शियम का है, 12 आपका किसका है? कार्बन का है। और 20 और 12 अगर आप इसको ऐड कर दोगे, 20 नहीं है सॉरी, यहां पर अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो मास है वो 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। कार्बन का जो मास होगा वो 12 होगा। ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होगा? आपका 16 होगा। 16 इंटू हम 3 कर देंगे तो 48 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर 3 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48, 16 3 जा 48। तो कैल्शियम का कितना है? 40, कार्बन का कितना है? 12। तो 40 और 12 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 52। और 52 में अगर आप 48 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास कितना आ गया आपका? 100 ग्राम। कितना आ गया? 100 ग्राम। अब जब यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो यहां पर सिमिलरली कैल्शियम का जो मास होगा वो 40 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। तो 40 और 16 कितना हो गया? 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का मास हो गया। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। तो 32 और 12 कितना हो गया आपका? 44। तो 56 और 44 कितना हो गया आपका? 100 ग्राम्स, है ना। 56 प्लस 44 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है कितना है? 100 ग्राम, और प्रोडक्ट का भी टोटल मास कितना निकल रहा है? 100 ग्राम्स निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब यहां पर कोई चीज बाहर से भी नहीं आई और किसी चीज को हमने एक्स्ट्रा भी नहीं बना पाए, मतलब ना हम इसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। इट मींस देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन जब हो रही होती है तो वहां पर मास में कोई भी चेंज नहीं आता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए आपका वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। इस H2O को जब मैंने गर्म किया, ठीक है,
जब इस H2O को मैंने गर्म किया, मतलब हीट दी जब मैंने इसको, तो ये किस में टूट जाता है? H2 प्लस O2। एक्चुअली में मैं इसको गर्म नहीं करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा इसमें, ठीक है। गर्म करके नहीं होगा काम भैया, इसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। क्या पास करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मुझे यहां पर पास करनी पड़ेगी, बिजली देनी पड़ेगी, तो ये H2 और O2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि जो आपका H2O है, H2O का टोटल मास होता है 18 होता है इसका मास, ठीक है। अब कैसे निकाला सर आपने? अब यहां पर देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इसको 2 से इंटू कर दो, इज इक्वल टू 2। तो 2 हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है मास? ऑक्सीजन का होता है मास 16, तो 16 प्लस 2 अगर आप कर देते तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18। तो इस तरीके से जितना मास आपका इधर है, अगर मैं यहां पर बोलूं H2 प्लस O2 गिव्स H2O, H2 ने O2 के साथ रिएक्शन करा तो H2O बना, तो इस H2O का जो मास होगा वो 18 होगा। और क्योंकि इस H2 एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा, और यहां पर सेम आपका ऑक्सीजन भी आ जाएगा, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितना मास आपका प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में होगा, उतना ही मास आपका किस में आएगा? प्रोडक्ट में आएगा। उतना ही मास किस में आएगा? प्रोडक्ट में आ जाएगा। जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास किस में आ जाएगा? प्रोडक्ट में आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1779 में, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोजियर इन 1777, सिमिलरली द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन was given by Proust in 1779। जोसेफ प्राउस्ट इनका फुल नेम था, तो इन्होंने 1779 में इसको दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। डेफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित, एक फिक्स, कांस्टेंट मतलब हो गया फिक्स, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। जो एकदम डेफिनिट है, जो फिक्स है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। According to this law, elements in a chemical compound are present in a fixed ratio by mass। by mass की अगर हम बात करें, मास के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं बच्चों, फिक्स रेशियो में होते हैं। उनका कभी भी, उनके मास में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है, एक ही रेशियो में होता है, ठीक है। आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर देख लीजिए, एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पर वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये एक सेम, ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ना, वो यहां पर सेम कांस्टेंट होता है, सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब 1:8, 1:8 के रेशियो में यहां पर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:8 में, ठीक है। यहां पर 8 ऑक्सीजन हो गया, 1 आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये फिक्स रेशियो होता है। अब चाहे आप रिवर का पानी उठा लो, चाहे आप किसी टैप वाटर को ले लो, चाहे रिवर का पानी ले लो, चाहे अपनी बाल्टी से पानी उठा लो, चाहे आप किसी लेक से पानी ले लो, चाहे पाउंड वाटर ले लो आप, है ना, किसी तालाब से पानी ले आओ, किसी का भी पानी ले आओ आप, चाहे समुद्र का पानी ले आओ, है ना, कोई सा भी पानी ले आओ आप, उसमें जो H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। अभी कैसे निकला सर, इसको भी देखिए जरा। देखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, H2O, 1 ऑक्सीजन होता है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब 1 × 2 = 2। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। कितना होगा? 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2/16 कर देंगे, 2/16 कर देंगे।
2u/16u। ठीक है, इसको हमने कर दिया। 2 किसका है? 2 हाइड्रोजन का। 16 किसका है? 1 ऑक्सीजन का। तो 2/16 हमने कर दिया, 2/16 या 2/16 हमने लिख दिया यहां पर। अब यहां पर हम इसको कैंसिल करेंगे, है ना। ऊपर की यूनिट नीचे की यूनिट से क्या हो जाएगी? रेशियो में कैंसिल हो जाएगी, है ना। हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर कैंसिल कैसे हो गए? 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो ये क्या बन गया? 1:8 का रेशियो बन गया। तो यहां पर पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है बच्चों, वो 1:8 होता है। क्या होता है? 1:8 होता है। चाहे आप बारिश का पानी ले लो, चाहे आप रिवर का पानी ले लो, नदी का, चाहे आप पॉन्ड वाटर ले लो, चाहे आप लेक वाटर ले लो, चाहे आप समुद्र का पानी ले लो, चाहे आप अपने घर का पानी ले लो, चाहे आप किसी नाले का पानी ले लो, ठीक है ना, चाहे आप किसी कीचड़ में से पानी की बूंद ले लो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1:8 होगा भाई, कभी भी नहीं बदलेगा। मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, डेफिनिट रहेगा। इसीलिए इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहते हैं। समझ आया? क्लियर है इतना? चलिए, अब यहां पर वही चीज मैंने आपको डिस्कस करी जो अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस करी थी। देखिए, यहां पर 2 एटम्स है आपके हाइड्रोजन के, 1 एटम है आपका ऑक्सीजन का। इससे एक मॉलिक्यूल बना जिसको हम वाटर बोल रहे हैं। तो यहां पर 2 एटम्स किसके? हाइड्रोजन के, मतलब H2, एक है आपका ऑक्सीजन का, मतलब O। इससे एक मॉलिक्यूल बना आपका H2O। तो यहां पर एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहां पर 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, और 1 ऑक्सीजन का मास हो गया आपका 16 यानी 16। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहां पर इस 2 को ऊपर लिख दिया, इस 16 को हमने क्या कर दिया? नीचे लिख दिया। इनको हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ये 1 से कट रहा है तो आपका 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो ये 1:8 का रेशियो यहां पर बनता है। ठीक है ना। तो आप पानी में देखोगे ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होते हैं? 1:8 के रेशियो में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। तो ये 2 लॉज थे बच्चों। इस लेक्चर में मैंने आपको ये 2 लॉ कंप्लीट करवाए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। समझ आए दोनों लॉज? तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से आपने इनका रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से अच्छी डिवीजन मिलती है, मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है ना। और अभी तक जितनी भी चीजें इन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हुई है, उन सब की आपको अच्छे से नोट्स बनानी है और अच्छे से इनको रिवाइज करना है, ताकि आगे के जो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूं तो वो चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट और फ्रेश लेक्चर में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। आगे हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि लॉ ऑफ इसी मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर ही बेस्ड है। ठीक है ना, क्योंकि लगभग उन्होंने भी वही बातें की हैं जो लेवोजियर और प्राउस्ट ने करी है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को देखना ना भूलें आप, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और इजोटी साइंस को भी फॉलो करते रहिए। अच्छा लगा आपको लेक्चर तो आगे भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।